नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। और बात आज दो टूक में वल्लभ नगर और धरियावत पर चल रहे मतदान की। उपचुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस बीजेपी ने अपना पूरी जोर आजमाइश इन चुनावों के लिए की है। अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और आज वो दिन आ गया है जब इन दोनों पार्टी के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटी में बंद हो जाएगा। और न्यूज 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। वल्लभनगर और धरियावत विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इन उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। संख्या के हिसाब से दोनों दलों पर हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये साख का सवाल जरूर है। अब तक का आपको अपडेट दे देते हैं। दोपहर 1 बजे तक जो खबरें मिल रही हैं, अब तक वल्लभनगर में दोपहर 1 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत आया है वो करीब 39% वोटिंग यहाँ हुई है वल्लभनगर में। और धरियावत में करीब 44% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा, यानी उम्मीद लगाई जा सकती है अभी और इस मतदान के आंकड़े में और उछाल आएगी। और पिछली बार से शायद इस बार और बेहतर ये मतदान रहे। धरियावत विधानसभा सीट और पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने अपने वोट कास्ट कर दिए हैं। धरियावत वल्लभनगर पर आज सीधी जंग। और बात करेंगे इन्हीं चुनावों पर, बात करेंगे आज मतदान प्रक्रिया पर, बात करेंगे जीत हार पर होने वाली संभावित फैसले पर। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको। प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ गई है। प्रतिष्ठा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैम अशोक सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है अशोक जी आपका भी। और महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है महेश सर आपका भी। सबसे पहले महेश सर आपके पास में आ रहा हूँ, किस तरह से इन चुनाव को देख रहे हैं आप और ऊंट किस करवट बैठेगा? सीधा सवाल। देखिए, वल्लभनगर में तो चतुष्कोणीय मुकाबला है और दरियावत में त्रिकोणीय मुकाबला है। अब जहां तक सवाल है कि जो जो चुनाव जिस समय हो रहे हैं, अब मौजूदा सरकार के 5 साल के दूसरे 2 साल रह गए हैं। ऐसी सूरत में मेरा अपना अनुमान है कि जो मतदाता हैं अपने विकास की धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए मौजूदा सरकार या जिसे कहें कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा झुकाई दे रहे हैं। कारण इसका सर मुकाबला कह नहीं सकते, लेकिन इसका मुख्य कारण है कि 2 साल के इस पीरियड के अंदर कोई भी मतदाता ये नहीं चाहेगा कि उनका विपक्ष को जिता करके हम किसी तरह से ये चुनाव विपक्ष सरकार को अपने क्षेत्र का विकास रुकवा लें। क्योंकि ये मान के चलिएगा कि जहां विकास कार्य सत्तारूढ़ दल के साथ होता है तो वहां विकास के कार्य भी ज्यादा होते हैं और कहीं न कहीं विपक्ष पिछड़ जाता है विकास के मामले में। तो यहाँ ये बात हो सकती है। और दूसरा, अब जहां तक है लोकल लेवल के अगर देखें तो लोकल में जातीय गणित भी बहुत महत्व रखते हैं और साथ ही यहाँ के जितने भी स्थानीय मुद्दे होते हैं वो भी बहुत बड़ा भूमिका अदा करते हैं। तो मुद्दे तो सर लोग यहाँ के कह रहे हैं कि अभी हम तो पानी तक के लिए तरस रहे हैं, हमें तो जो बेसिक हमारी ज़रूरत है, आधारभूत ज़रूरत है, वो तक पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है राज्य में जो सरकार है उसका असर इन चुनावों पर पड़ेगा? जो पॉइंट ऑफ व्यू आप बता रहे थे, मुद्दे भी तो काफी अहम होंगे ना? नहीं, मैं मुद्दों की बात तो कर ही रहा हूँ। मैं मुद्दों की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अब जो मुख्य ये चुनाव है, उपचुनाव है, ये मुख्य चुनाव नहीं है। मुख्य चुनाव में लहर कहाँ किस पर करवट बैठती है वो अलग एक अंदाज होता है, लेकिन उपचुनाव में ये अधिकांशतः यह होता है कि जो एक तो मौजूदा
सरकार के पक्ष में ज्यादा निकलते हैं। दूसरा, हम्म। फिर सहानुभूति की लहर भी प्रमुख होती है इसमें। आप ये देखिए, वल्लभ नगर का अगर देखे जाए तो वहां सहानुभूति की लहर कांग्रेस के पक्ष में है, तो वहीं अगर दरियावद में है तो वहां स्थिति दूसरी है। वहां पे जो सहानुभूति के बजाय जो है, जिस प्रत्याशी को भाजपा ने जो जो चुना है वो और उसके बेटे को टिकट देने के बजाय किसी अन्य प्रत्याशी हाँ। को दे दिया। इससे वहां मतलब समीकरण सहानुभूति की ठीक जुटा नहीं पाएगी सरकार। ठीक है सर, मैं फिर से लौटता हूँ वहां पे आपके पास महेश सर। भाजपा जी, मैं फिर से आ रहा हूँ महेश सर आपके पास। दूसरे मेहमानों को भी डिबेट में शामिल कर लेता हूँ। प्रतिष्ठा यादव जी, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? 100% आश्वस्त हैं। दोनों सीटें हम जीत रहे हैं और अच्छे अंतराल से जीतेंगे, अच्छे मार्जिन के साथ में। कारण विकास और महंगाई। केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई को जिस तरह से सुरसामुखी के मुख की तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ जनता वोट देगी। जनता समझ गई है, इनको 2 बार मौका दे दिया सेंटर में, उसके बावजूद भी ये हर बार वादा करते रहे कि आने वाले टाइम में ये होगा। लेकिन महंगाई आपके हाथ में है कम करना? की नहीं थी। महंगाई 120 रुपए प्रति लीटर बैरल था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसके बावजूद हमारी सरकार क्या दे रही थी, और आज कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या रेट है? सुनिए ना, विधानसभा उपचुनाव जी, हाँ विधानसभा उपचुनाव, आप महंगाई कम कर देंगे? वल्लभ नगर में, दरियावद में, राजस्थान में पेट्रोल पर कितना सेस कम किया? लेकिन अगर विकास को लेकर आप बात करते हैं, ठीक लगता है। महंगाई को लेकर केंद्र में नहीं, महंगाई तो आप मेरे को एक बात बताइए, पत्रकार महोदय, एक बात बताइए आप मुझे कि महंगाई जो गवर्नमेंट जिसने सब्सिडी खत्म कर दी, किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार जो सरकार कर रही है, महंगाई पर जिसका अंकुश नहीं है। इनके लोग कहते हैं कि कंपनियों के हाथ में, हमारे नहीं, और ये सत्य है क्योंकि पूरा देश ही कंपनियां चला रही है, ये हम देख रहे हैं। तो उस पार्टी को किस ब्याज पे लोग आगे बढ़ाएंगे? यहाँ जब सेंटर में ये इस तरह की कर रहे हैं तो लोकल में क्यों देंगे? जो बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग, स्थानीय लोग वोट देने आएंगे, उसे यूपीए सरकार से मतलब नहीं है, उन्हें अशोक गहलोत जी से मतलब है, तो हमारे मतलब है। हम तो हमारे विकास को भी आगे रख के चल रहे हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे सेंटर के हाथ में, उसमें वही मैं जानना चाह रहा था ना आपसे। लेकिन हाँ जी, तो राज्य सरकार अगर नहीं कर सकती और सेंटर सरकार के प्रतिनिधियों को ही यहाँ पर जिताकर, अगर सेंटर सरकार के प्रतिनिधियों को, मुझे लगता है महंगाई के बजाय अगर आप जो वहाँ की मूलभूत जरूरतें हैं, सड़क, पानी, बिजली, उनको लेकर अगर जाते तो ज्यादा ठीक रहता। महंगाई थोड़ा ज्यादा दूर की कौड़ी साबित नहीं हो रही क्या? सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है, गरीबों के साथ है। हर योजना के अंदर खुद कोरोना काल का मैनेजमेंट देख लीजिए, टीकों के अंदर देख लीजिए, हर विषय के अंदर सरकार आम आदमी के साथ खड़ी हुई है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत संवेदनशीलता से बात करें तो ठीक रहेगा। ये जनता से जुड़े हुए, जो राजस्थान के लोगों से, वल्लभ नगर, जनता से जुड़े हुए भी बात करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई का मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। आज ये जनता से जुड़ा हुआ है मैडम। आप कम कर देंगे क्या महंगाई? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। जनता से तो हर मुद्दा जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं महंगाई को ले, आप तो वही बात कर रहे हैं। फिर आप बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी हर चुनाव में, स्थानीय चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होते हैं, बीजेपी राम मंदिर की बात करती है, आप भी महंगाई की बात कर रहे हैं। आपके पास भी एक मुद्दा, आप कैसे महंगाई कम कर देंगे? मुझे गणित समझाइए। ठीक है, चलिए मैं आज आपसे बात करता हूँ। आप कह रहे हैं नहीं, सुनिए प्रतिष्ठा जी, मुझे गणित समझाइए, आप महंगाई कैसे कम करेंगी? बताइए। आप महंगाई को लेकर उपचुनाव में गई हैं, नहीं प्रतिष्ठा जी मेरा सवाल सुनिए। आप महंगाई को लेकर उपचुनाव में गई हैं, आपने बात कही, मैंने इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं महंगाई तो जनता, ठीक है, महंगाई कैसे कम करेंगी बताइए आप? महंगाई, जब आपके सामने एग्जाम्पल है, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के रेट ज्यादा थे, उसके बाद हम कम में दे रहे थे लोगों को, दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, सब्सिडी दे रहे थे। पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल की कीमत कम है, तो राजस्थान से लोग हरियाणा जा रहे हैं पेट्रोल लेने, दूसरी जगह पर जा रहे हैं, आप वो तो कम कर नहीं पा रहे हैं। राजस्थान, चलिए मैं पेट्रोल की बात कर लेता हूँ, और दूसरी महंगाई तो छोड़ दीजिए आप। पहले भी ज्यादा था, अदर स्टेट की बनिस्बत हमेशा से ज्यादा रहा है, इस बार कीजिए ना कम, पहले से ज्यादा है, कीजिए ना कम।
नहीं इसमें पहले से ज्यादा है, इसको कम कैसे करेंगे? सेंटर के से हमारा जो राज्य का हिस्सा है वो ये पूरा दे नहीं रहे विकास के लिए, बहुत सारे तो फिर आप क्या करेंगे? तो केंद्र करेगा। आप ये कहिए कि हमारी बात केंद्र पर डाल देंगे, फिर ऐसे बोलिए आप। नहीं हम क्यों बोलेंगे ऐसा? हम तो करिए कम, फिर काम नहीं कर रहे आप हैं। महंगाई कम कोरोना करने के का दम भर दौरान रही है ना अभी। मैनेजमेंट नहीं हुआ क्या? कम कीजिए क्या- पेट्रोल पर क्या कीमत, कोरोना के दौरान पेट्रोल की मैनेजमेंट कीमत नहीं कम हुआ कीजिए। क्या? आप क्या महंगाई कोई कम करने का आपकी दम भर रही है, हुकूमत पेट्रोल की इसकी कीमत कम व्यवस्था कीजिए। सरकार ने चलिए नहीं की क्या? क्या महंगाई क्या कमाल कर रही हर हैं आप। आदमी के लिए व्यवस्था सरकार ने नहीं की क्या? क्या की है? आप बात कर रहे हैं, आप कोरोना काल के अंदर भी हर आदमी के साथ सरकार खड़ी रही है, सरकार ने किया कि नहीं किया? हर योजना लेके आ रही है मैम उसकी तो सरकार, प्रधानमंत्री जी भी तारीफ हर कर चुके आदमी ना। के लिए, आम ठीक है, आदमी जो के लिए कमियां काम हुई कर रही आपने है। केंद्र पर डाल दी, फिर ऑक्सीजन की कमी तो केंद्र की जिम्मेदारी, नहीं, ये हॉस्पिटल में कमी- बेड ये की कमी कमी तो केंद्र नहीं की हुई। जिम्मेदारी। लेकिन नहीं, फिर भी ठीक है, आप- आप लोगों ने आप अच्छा किस काम बात किया, पे मैं ये कह नहीं रहे कह रहा हूँ, हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पत्रकार सरकार ने बहुत अच्छा महोदय, काम मैं किया आपसे और जानना मुख्यमंत्री चाह रही हूँ कि आप किस हर बात वक्त पे हर कह व्यक्ति रहे के हैं साथ कि जुड़े ये रहे। सेंटर की गलती लेकिन नहीं मुझे आप ये नहीं समझा आप पा रही है कैसी महंगाई बात कैसे कर कम रहे करेंगे हैं? आप। आपके पास जवाब भी नहीं है इसका। अशोक सिंह जी, अपने, हाँ ठीक है मैडम, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अशोक सिंह, आपके पास जवाब नहीं है मैडम। अशोक सिंह जी, नहीं, जवाब कौन से क्यों नहीं मुद्दे है? अपनी आप जीत जवाब को लेकर देना कितना नहीं चाह आश्वस्त? रहे ओपनिंग कमेंट। ठीक है मैडम, प्रतिष्ठा जी आ रहा हूं मैं। देखो सुमित जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं जो उन मतदाताओं को जो आज मतदान डाल रहे हैं और बाहर आएं और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये लोकतंत्र के पर्व में दोनों जो उपचुनाव है और अधिक से अधिक वोटों की आप दें, चाहे किसी भी दल को देंगे। वो सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर ये 3 साल के अंदर हम देखेंगे और वहाँ के स्थानीय मुद्दे को भी हम देखेंगे। 3 साल के अंदर अभी यादव जी ने कहा कि हमने विकास का काम किया, तो विकास के काम आप बता दीजिए कौन कौन से विकास के काम किए आपने। हम आपके लिए कह रहे हैं 3 साल में आपने जो वादे किए उन वादों को क्या हुआ? वो किसान आपको ढूंढ रहा है कि मेरे 10 दिन में किसान कर्जा माफी हुआ, क्या हुआ? बिल्कुल किसानों का कर्जा माफ हुआ है सर, 1800 करोड़ का कर्ज माफ किया है गवर्नमेंट ने। आपने 1 रुपया माफ नहीं किया। जिन वादों को आप लेके आए थे 2013 के अंदर, वो एक अभी आपने माफ नहीं किया। एक बार अशोक सिंह जी बात कर लीजिए। प्रतिष्ठा जी, दोगुनी कर एक देंगे, बार अशोक आपने जी वो बात दोगुनी पूरी नहीं कर ले। की है। प्रतिष्ठा जी, मैं आ रहा हूँ आपने- आपके पास। नहीं देखो कि प्रतिष्ठा जी की कोई है नहीं, क्योंकि इन्होंने काम किया होता ना, वो आदमी वैसे झलक जाता है। जो नहीं, काम नहीं तो आप करता तो बहुत बीच कर में रहे हैं, टोकना, बहुत अच्छे से बीच- कर रहे हैं, बीच सारे- बीच में टोकना, मतलब मैं टोकना नहीं चाहता प्रतिष्ठा जी, आपके समय मैं नहीं बोला। अब यदि इन्होंने कहा तो रोजगार भी इनके पास जा रहा है कि रोजगार क्या कितने दिए। ये कहते हैं कि साहब 1.5 लाख रोजगार दिए। हम इनको बार बार में पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए 1.5 लाख का सरकारी नौकरी आपने दी थी, कौन कौन से विभाग में दिए? वो आज तक सारे- इनका नहीं सारे बता रहे। डाटा है, आप- अब हर- अच्छा हर आप बता सरकारी दीजिए नौकरी कौन से प्रतिष्ठा जी, आप बता दीजिए कौन से आपने डिपार्टमेंट तो दिए? पिछली बार जब आपकी सरकार थी अब आपको बीजेपी की, टोकना तो है, आपने सिंगल अब ज्वाइनिंग टोकना आ रहा नहीं है तो बात अलग चीज है। आपकी आपने प्रतिष्ठा सिंगल ऐसे ज्वाइनिंग ऐसे नहीं डिबेट दी, मत हमने कीजिए सारी आप। ज्वाइनिंग कराई है। आप वाली भर्तियों की भी कराई है और नई भर्तियां निकाली है। अच्छा कौन सी भर्ती निकाली, कौन सी भर्ती निकाली बता दीजिए। आपके सारे पेपर तो लीक हो रहे हैं, आपके सारे पेपर आपके सारे लोग बाहर जा रहे हैं, पेपर सारे बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आरपीएससी का चेयरमैन आपके पाया गया था। नहीं आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी का चेयरमैन मैं कह रहा हूँ सुमित जी, ये कोई डिबेट का स्तर नहीं है। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ ये तो करना चाहता हूँ, मैं बोलिए क्या अशोक। करता हूँ? मैं एक एक चीजें बता दूंगा हाँ, आपको। बोलिए अशोक जी, कितनी बोलिए। वैकेंसी निकाली है। 2013 में एक आपका एक मिनट, RPSC मैं का कह रहा हूँ कि चेयरमैन प्रतिष्ठा जी, बताया था, फिर प्रतिष्ठा जी आप आपने बोल 4 रहे मिनट हैं लिए पूरे, 5 मिनट आपने लिए, 2 मिनट अशोक जी का भी अधिकार बनता है, दे नहीं, देते हैं। आप आपकी अशोक इजाजत जी हो तो? तो आराम से बोल रहे हैं। मेरे लिए तो आप ही बीजेपी की तरफ से बन के लड़ाई कर रहे थे। अब मैं इसमें आप क्या इनसे बता मुद्दों सकता पे हूँ बात सुमित जी? कीजिए। देख नहीं लीजिए। मैडम, मैंने आपको यदि टाइम आप दिया तो रास्ते अशोक जी ने तो पकड़ने नहीं लग कहा मैं जाएंगे तो कांग्रेस की क्या? तरफ से बोल रहा हूँ। आप लोग एकदम से पत्रकार बोल पर ही रहे एंकर ना पर तो। क्यों आक्षेप लगाने लगते हैं? आप लोगों से सवाल पूछते ही सर, आप तिरमिला क्यों जाते हैं? नहीं, आप सर, पत्रकार को आपको बीजेपी प्रवक्ता बता देते हैं। आप मैंने मेरे- आपको आप पूरा मेरी वक्त दिया, अब महंगाई अशोक की जी बात को को वक्त नहीं दूं, deny आप कर बता रहे हैं। दीजिए। पूरी डिबेट में आप पर केंद्रित नहीं, कर देता हूँ। पूरी विंडो में दिखा दीजिए साहब। प्रतिष्ठा जी को पूरी विंडो में दिखा दीजिए। आज प्रतिष्ठा जी बात कर लेंगी। बोलिए प्रतिष्ठा जी, मैं सारे गेस्ट को भेज देता हूँ घर वापस। बताइए आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर मैम आपको आप बात नहीं कमाल करनी कर तो रहे हैं। मैं आप चली कह रही है कि जाती मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ। हूँ। नहीं, अगर आपको बात नहीं करनी तो मैं चली जाती हूँ। नहीं कोई आप बात आपको नहीं। मैंने बात तो 3-4 अगर मिनट का गलत वक्त बात है- दिया। आप मैडम 20-22 मिनट का वक्त होता है, थोड़ा दूसरे गेस्ट भी बोलना है। फिर मैं आ रहा हूँ आप ही के पास, आपके पास आऊंगा मैं दोबारा। अशोक जी बोलिए। देखो जिस प्रकार से महेश जी ने बात बताया कि इन चुनावों का क्या कितना महत्व होता है, यदि सरकार का आप देख लीजिए 18 माह से यदि आप कैद के अंदर रहो, हम तो कैद ही कहेंगे उसको, क्योंकि आपने एक उचित रूप से कैद कर रखा था अपने आप को, खुद को कर रखा था, और अब निकल रहे हैं और 4-4 सभाएं कर रहे हैं। वहां नरेगा के मजदूरों को बुला रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों को बुला रहे हैं, उसकी हम कंप्लेंट कर रहे हैं, उसकी कंप्लेंट पर आपको वोट कोई क्यों दे, ये बताइए सर। आपको मतदाता जो आज वोट डालने जा रहा है वो क्यों देगा? मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिखाई नहीं दे रही हैं।
आपके जो पार्टी नहीं, में मैं भीतरघात चल रहा है, गुटबाजी जो चल रही है, वो लोगों के सामने है? नहीं देखो, मैं हमें क्यों वोट दे, आपने जो सवाल पूछा है वो सही वाजिब सवाल पूछा है कि लोकतंत्र के अंदर दलों को क्यों वोट दे। दलों को इसलिए दे कि हम आज विपक्ष में हैं, हम पुरजोर से आवाज उठा रहे हैं, हम ये करेंगे आपने जो वादे किए उन वादों का क्या हुआ, वादे सपने होकर रह गए हैं, तो वो सपनों को लिए के साकार के लिए जनता जाएगी, वादे के लिए तो सर ये लोग सरकार होती कई सालों से भटक रहे हैं। हम भी कह रहे हैं 2 साल पहले 2.5 साल पहले आपकी भी गवर्नमेंट थी, तब भी पूरी नहीं हुई थी इनकी ये मुद्दे, जिनके ये समस्याएं तब भी दूर नहीं हुई थी, जिनके लिए आज भी ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ यदि मुख्यमंत्री जी कह दीजिए कि साहब हमने वो वादे किए, वो झूठे वादे किए, क्योंकि वो पूर्ववर्ती सरकार के कुछ समय कुछ काम बाकी रह गए, हम नहीं कर सकते, और हमारे वाले भी नहीं कर सकते, क्योंकि वादे किए तो वादे तो करो आप, चाहे हमने कहा कि 5 साल में कर दो, कोई बात नहीं, 3 साल में नहीं कर सकते हो, वादे तो पूरे करो। आज यदि बेरोजगार ढूंढ रहा है कि बेरोजगारी कहाँ है, यदि कानून व्यवस्था राजस्थान से बिगड़ रही है, वो आप भी दिखा रहे, सारा पत्रकार। अच्छा, इन चुनाव को, ये जो आज मतदान हो रहे हैं, आप नाक का सवाल मानते हैं सर अशोक जी? नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन सीटों से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, ना आपको ना कांग्रेस को, नाक का सवाल है। नहीं मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए कोई भी नाक का सवाल नहीं होता। कोई राजनीतिक दल मान ले कि मेरा नाक का सवाल है, वो गलत है। हम तो कोई नाक का सवाल नहीं मानते, जैसा भी हमें मैंडेट मिलेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और जहां तक आप देखिए धारियावाद के अंदर क्षेत्र में देखिए हम किस कैंडिडेट को दिया, एक सरपंच का कैंडिडेट आदमी है, उसको हमने पहली बार दिया जो वहां पर 2 साल उनकी वाइफ है वो सरपंच रही है। अब बल्लभ नगर में देख लीजिए, जिस आदमी ने, जिसके पिता एक पुलिस के अंदर छोटे पोस्ट के ऊपर थे, उसको हमने दिया, वो एक जाकर के समाज सेवा का काम किया, क्या हमने गलत किया? कहा किसको टिकट दिया? अच्छे आदमी को टिकट दिया ना। तो उसके बारे में आप किस प्रकार से करेंगे साहब? वो तो संदम चल गया, 4थे स्थान पर चल गया, वो कहां चला गया? आपको जब नतीजे आएंगे, आज वोट डाल रहे हैं तो पता पड़ जाएगा। 2 तारीख को हम इस पर डिस्कशन कर लेंगे किसको क्या मिलेगा। आज तो वोटिंग की बात है, जनता अपना वोट दे रही है, वो देखेगी कि 3 साल में कांग्रेस ने यहाँ राजस्थान के अंदर प्रदेश सरकार में कितने कितने काम किए, उनको वादों का पूरा होगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी रही राजस्थान के अंदर, उनको देख करके वोट देगी जनता। और मैं महेश जी की कई बातों से सहमत हूं कि महेश जी ने कहा कि जिस प्रकार से आज ये बैंड, प्रतिष्ठा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार महेश शर्मा जी के पास और मैं जानना चाहूंगा। महेश शर्मा जी, देखिए टिकट बंटवारे से लेकर उसके बाद हुई बयानबाजी, क्या आपको लगता है ये भी असर इसका कहीं पड़ेगा? क्योंकि कई लोग बागी हुए, कईयों के टिकट काट दिए गए, फिर बाद में बयानबाजी आई कुछ वरिष्ठ नेताओं की, आप समझ रहे होंगे इशारा किस तरफ कर रहा हूं मैं, उन लोगों की बयानबाजी आई कि मैं टिकट नहीं दिलवा सका तो क्या करूं। तो क्या इन चीजों का असर पड़ेगा सर? ये देखिए, ये जहां तक सवाल होते पार्टी के अंदर जब गुटबाजियां इस तरह के जो विवाद वगैरह बनते हैं तो उसमें मतदाता पर सीधा असर पड़ता है। वो ये देखता है कि मैं अब किस तरफ, मतलब मान लीजिए किसी पार्टी को कोई सपोर्ट भी करता है तो वो उसमें उसके वो मायूस सा हो जाता है कि मैं किस साइड में वोट दूं। लेकिन मैं दूसरी बात और कहूंगा कि इस मामले में सारी बात ये है कि आखिर ये जो प्रतिष्ठा के चुनाव बने हुए हैं, ये दोनों उपचुनाव, ये आगे आने वाली राजनीति पे भी एक थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं, डालेंगे। और जैसे कि अगर जब मौजूदा सरकार के अगर जो प्रत्याशी जीते हैं तो निश्चित रूप से यह है कि कहीं न कहीं मतदाताओं ने विकास की अपनी मतलब निरंतरता बनाए रखने के लिए उनको समर्थन दिया है। अगर मान लीजिए विपक्ष का अगर जीतता है तो ये एक मतलब विपक्ष अपनी इसे उपलब्धि के रूप में करार दे सकता है कि आने वाले चुनाव के बारे में जिसे बोलते हैं कि ये एक ट्रेलर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक तरह से दोनों में ही, दोनों सत्तारूढ़ हो या विपक्ष की पार्टी, ये दोनों के दोनों जिस तरह से एक तरह से ये संचार के रूप में इसको उपलब्धि के रूप में इसको को लेंगे और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा जहां तक सवाल है कि ये दोनों क्षेत्र, दोनों जगह ही ये काफी विवाद का विषय बना रहा है। दोनों पार्टियां मतलब आपसी गुटबाजी में इनमें काफी एक दूसरे से उलझती रही हैं, तो काफी असर पड़ेगा। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं कि इसमें ये जातिगत समीकरण और ये मुद्दे भी जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, खासकर आम जनता से जुड़े हुए हैं। अभी केंद्र सरकार के और ये वाले मुद्दे इतने ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं और न राज्य स्तर के कोई मतलब क्या होता है नीतिगत कोई मुद्दे प्रभावित होते हैं, बल्कि ये जो होते हैं प्रभावित वो क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा, क्षेत्रीय समीकरण ज्यादा
और व्यक्तिगत प्रत्याशी की छवि कैसी है, इसको भी देखा जाता है। प्रतिष्ठा यादव जी, मुझे बताइए कितना कड़ा मुकाबला आप इसे मान रही है? वल्लभ नगर की देखिए, दरियावद में तो ठीक है, आप बीजेपी और आपके बीच में सीधी टक्कर है। वल्लभ नगर को कितनी बड़ी चुनौती आप मान रही है? वल्लभ नगर तो हमारा बिल्कुल एक तरफा जीत होगी कांग्रेस की, बहुत शानदार मेरा सवाल ये इसीलिए था क्योंकि आप ही के खाते में सीट है, लेकिन अब यहाँ 4-5 कैंडिडेट्स है, चतुष्कोणीय मुकाबला है, यहाँ पर आरएलपी का भी उम्मीदवार आ गया है बीच में, तो अब लगता है आपको कहीं कोई मुश्किल होगी? वो नहीं, महंगाई तो हालांकि आप कम कर ही देंगे, सामना नहीं होगा, लेकिन उसका आप दो। हाँ बोलिए सर, महंगाई तो की हुई थी यूपीए गवर्नमेंट ने, जब कच्चे तेल के भाव ज्यादा थे उस टाइम डाउन पेमेंट पे दे रहे थे, और अब कच्चे तेल के भाव यूपीए बनिस्बत काफी सस्ते हैं, उसके बावजूद महंगा दिया जा रहा है। क्या ये कंट्रोल नहीं किया हुआ था सरकार ने? क्या आप नहीं कहना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? हाँ, प्रतिष्ठा जी, लेकिन सवाल मेरा देखिए, आप जवाब शायद दे नहीं पाई हैं। सवाल मेरा वही है, एक बार फिर से आपसे आपने बीच में आपने ये पॉइंट आप लेके आए थे, हाँ, तो वो उस पॉइंट पे मैंने बात बोली है। आप अपना वापस बताइए। मुकाबला कितना कड़ा लग रहा है आपको? जो नहीं, वल्लभ नगर में बिल्कुल कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो बागी है वो मोस्टली बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं, और इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, कांग्रेस का किसी प्रकार का भी। एक तरफा और शानदार जीत रहेगी। आप देख लेना 2 तारीख को, ये कोई ये कहने के लिए अतिशयोक्ति नहीं है, आप 2 तारीख को इसका जो चुनाव परिणाम आएगा वो सामने आ जाएगा। अशोक जी, टिकट बंटवारे के टाइम पर जो हमने चर्चाएं देखी, जो खबरें हमने देखी, एक का टिकट काटा गया, दूसरे को दिया गया, ये देखिए, ये हो सकता है बीजेपी का एक नया प्रयोग आप लोगों ने किया हो, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये प्रयोग एक खतरनाक स्टेप था आप लोगों के लिए? देखो कि टिकट नहीं मिलती है, जब सभी लोग होते हैं जो अपने अपने प्रयास करते हैं कि टिकट मिलनी चाहिए, और लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर ये होना भी चाहिए कि सबकी सुन करके टिकट किसी को एक को मिलती है। अब टिकट मिलने के बाद के अंदर सभी लोग एक साथ होते हैं और उसका सामूहिक रूप से उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता दिखा करके प्रचार प्रसार किया भी है, जिसमें माननीय हमारे अध्यक्ष जी भी गए हैं, उसके अलावा हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी आए हैं, और किसी का कोई कारणवश था वो नहीं आ पाए, वो बात एक अलग चीज है। लेकिन आप देखेंगे कि जिन चुनावों के अंदर यदि हम देखेंगे तो क्या चुनावों के अंदर स्थानीय मुद्दों की मैं बात करूं तो आप देखिए, धारियावाद जैसे क्षेत्र में ट्राइबल एरिया आता है, उसके अंदर 2,06,000 के लगभग जो वोटर्स हैं, 2,52,000 के अंदर ट्राइबल्स के वोट्स हैं। उन लोगों के लिए आप देखेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन 3 सालों में ऐसा क्या काम कर दिया, तो मुझे बता दीजिए। ठीक है। और वल्लभ नगर के अंदर तो आप तो मतलब ही नहीं है वहां जाकर के, वो स्थानीय लोगों ने आपने कराया, और एक एक चीज ने बताया कि पानी के लिए, बिजली के लिए, बिजली के तो लाइट चलती वहां पर भयंकर कटौती हुई थी। ठीक है। और अब रबी के फसलों के लिए आप क्या हाल हो रहा है? महेश सर, आपसे चारों में 10 सेकंड में आप बता दीजिएगा। देखिए, सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी सीटें किसके खाते में ऐड होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रतिष्ठा की बात है। अब ये दोनों ही जगहों पर चुनाव, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी अपनी। इधर से मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए थे, उधर से सतीश पूनिया लगातार लगे हुए थे। कि किस तरह अब आप इन चुनावों को देख रहे हैं? इन चुनावों को प्रतिष्ठा का ही ज्यादा मैं महत्व दूंगा। हाँ। और दूसरा है कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हैं तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं वो कहीं न कहीं आम जनता तक पहुंची है। और अगर भाजपा अगर जीतती है कहीं, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो उसके लिए भी एक सफलता मानी जाएगी। और ये इसका प्रभाव जो है आने वाले जो मुख्य चुनाव होंगे उसमें उसका मतलब पूरी तरह से प्रतिबिंब नजर आएगा। ठीक है सर, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिष्ठा यादव जी, आपका भी शुक्रिया। अशोक सिंह जी, महेश शर्मा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।